एल्गा हेमल्ट को बचाने के लिए नोहा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हेमल्ट भी देखकर काफी सरप्राइज होते हुए उसका नाम लेता है और एल्गा के अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी को सेंस करते हुए वो ये समझ गया था कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एल्गा उसे कहती है कि तुमने अभी तक अपने आप को सर्वाइव कर लिया, ये काफी था, पर अब सारी चीजें मुझ पर छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। हैमल्ट कप आते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर एल्गा उसे टोकते हुए कहती कि यहाँ से जाओ, इस सबसे भी कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि तुम्हें करना है, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? इसलिए जल्दी से जाओ और अपनी फ्रीडम को ढूंढो। ये सुनने के बाद हैमल्ट पूरी तरह से दंग हो गया था और एल्गा उसे आगे कहती है कि मेरे एफर्ट को इस तरीके से वेस्ट मत करो। हैमल्ट फिर भी उसे टोकने की कोशिश करता है, पर एल्गा अपने पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद हैमल्ट के पास अब कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो एल्गा से कहता है कि तुम्हारी हर एक चीज के लिए शुक्रिया। और ये कहने के बाद वो नोहा और एल्गा को पीछे छोड़कर वहां से तेजी से भाग जाता है। अब ये दोनों डिमोनिक बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने थे और नोहा ये देखकर अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि फिल्थी कैट, आकर तुम्हारी मेरे टेरिटरी में आकर ही मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे हुई? एल्गा कहती है कि यहीं पर रुक जाओ, मैं बस वही कर रही हूँ जो कि मुझे करना जरूरी है। नोहा पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, क्या आंखों में आंसू दिला देने वाली फ्रेंडशिप है तुम्हारी, एक डिस्गस्टिंग स्पीशीज। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। अब मैं पहले तुम्हें यहाँ पर मारकर उसके बाद उस कमीने बच्चे को भी वहाँ पर खा जाऊंगा। एल्गा कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब केवल एक सर के साथ कर सकते हो जो कि तुम अपने दो सर के साथ भी कभी भी अचीव नहीं कर पाए? तो चलो आओ और देख लो। जिसके बाद उन दोनों की डिमोनिक एनर्जीज काफी ज्यादा इंटेंसली रिलीज होती है और वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पर इसके बाद हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताते, सीन शिफ्ट होकर हेमल्ट के ऊपर आ गया था। वो अगले दिन तक कई सारे डिमोनिक बीस्ट को मार चुका था। वो कहता है कि आखिरकार ये पूरा हुआ, भले ही मैं एल्गा की टेरिटोरी से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और मुझे भागते हुए एक दिन से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक मैं नोहा की लेवल तक नहीं हूँ, पर उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इन सभी को मारने में जरा सी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। पर वहीं वो ये सोचकर उदास भी था कि यहाँ से चले जाने के बाद वो कभी भी एल्गा और डेरियन से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसे यहाँ से कैसे भी कर इस प्लेस को सर्वाइव करना ही होगा और यही केवल उसके पास एक चांस है और ये सब उसे डेरियन और एल्गा के लिए करना होगा जिन लोगों ने उसे ये चांस दिया है। इसलिए वो साउथ में आकर उस फाउंटेन के सामने आकर खड़ा हो गया था और वो कहता है कि मुझे कैसे भी कर इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। पर वही वो आसपास की जगहों को भी देखते हुए कहता है कि ये जगह एल्गा की टेरिटोरी से पूरी तरह से अलग है, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की डिमोनिक एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा और यहाँ तक मेरा सीड ऑफ डार्कनेस भी काफी ज्यादा शांत है। ऐसा लगता है कि ये डिवाइन बैरियर के साथ रिएक्टिंग कर रहा है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इसे अपने विश के साथ कवर कर सकता हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। पर वहीं उसके हाथ में अचानक से एक बड़ा सा फेदर आ गया था, जिसके बाद उसके ऊपर से एक बहुत ज्यादा बड़ा बर्ड गुजरता है। उसके प्रेशर की वजह से हेमल्ट पीछे की तरफ धकाने लगा था और वहाँ वो बर्ड हेमल्ट को भी देखकर वही के वही आ गया था। वो उसे कहता है कि इंसानी बच्चे, आखिर तुम्हारा मेरे टेरिटोरी में क्या काम है? हेमल्ट कहता है कि डैम इट, जैसा कि ब्लैक मेज ने भी मुझसे पहले इसके बारे में कहा था कि एक डिमोनिक बीस्ट जो कि डिवाइन बैरियर के पास रहता है, वो बड़ा सा बर्ड अपना नाम इर्गले बताता है और हेमल्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? हेमल्ट अपने आप को शांत रखते हुए अपना नाम बताता है और वो कहता है कि एल्गा ने मुझे बताया था कि एर्गिले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एर्गिले कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ फेमिलियर स्मेल्स आ रही है, एक फेट सेंट जो कि खून से है, मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती। हाँ, ये सेंट नोहा की है जो कि तुम्हारे अंदर है और इसके अलावा एक और सेंट है जो कि काफी लंबा समय हो गया पर मैं इसे भी नहीं भूल सकती, ये जरूर एल्गा का है और ये काफी ज्यादा मजेदार है। इसलिए वो उसे कहता है, तो बच्चे, क्या एल्गा और नोहा आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? वो उसे कहता है कि मैं एल्गा का किन हूँ। ये सुनने के बाद इर्गिले गुस्से में कहती है, अच्छा इसका तो यही मतलब है कि एल्गा ने तुम्हें यहाँ पर मेरी टेरिटोरी के अंदर जासूसी करने के लिए भेजा है। हेमल्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं एल्गा के ऑर्डर से नहीं आया, मैं अपने खुद के रीजन की वजह से यहाँ पर हूँ। इर्गिले से पूछती है, रीजन? क्या यहाँ पर कोई ऐसी वजह है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं? तो चलो मुझे ये सुनना चाहिए। हेमल्ट कहता है कि मुझे अपने आप को शांत रखना होगा और वो इर्गिले से कहता है कि एक रीजन है, मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम करने के लिए आया हूँ जिसका तुम्हारे लिए मतलब हो सकता है। इर्गिले कहती है, क्या मेरे लिए? हेमल्ट कहता है कि हाँ, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी क्यूरियोसिटी को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकती हो, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है कि मैं इस बैरियर को पार कर इस रूट ऑफ फॉरेस्ट से यहाँ से बाहर निकल कर जाऊंगा। इर्गिले ये सुनकर पागलों की तरह हंसना चालू कर देती है और वो हेमल्ट को देख रही थी। वो हेमल्ट से कहती है, कमजोर से इंसान के बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पॉसिबल भी हो सकता है? और ये जो सीड ऑफ डार्कनेस तुम्हारे अंदर है वो मुझसे कह रहा है कि तुम भी हमारी तरह एक डिमोनिक बीस्ट की तरह ही हो। हेमल्ट कहता है, अगर ऐसा तो चलो इसको ट्राई कर देखते हैं, क्योंकि मैं केवल ऐसा इंसान होने वाला हूँ जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाला है। इर्गिले कहती है, यानी तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं ह्यूमन प्रे को यानी मेरे शिकार को यहाँ से जाकर बैरियर से टकराने दो जिससे वो वहाँ पर जलकर पूरी तरह से बेकार हो जाए? ये तो पूरी तरह से खाने की बर्बादी है। हेमल्ट कहता है, यहाँ पर हमेशा ही जंगल के अंदर इंसान आते रहते हैं पर यहाँ पर केवल एक ही इंसान है जो कि इस बैरियर को यहाँ से पार करके यहाँ से जा सकता है, वो केवल मैं हूँ। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर इर्गिले भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में आ जाती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम एक काफी ज्यादा होशियार इंसान हो, मैं भी ये देखना चाहती हूँ जो कि तुमने मुझसे कहा है। अगर तुम मुझसे सच कह रहे हो और तुम कोई ऐसे बेवकूफ इंसान नहीं हो जो कि केवल अपनी जिंदगी यहाँ पर इस जंगल से बाहर जाने के लिए इस तरीके से रिस्क में डाल रहा है, तो इस चीज में मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम यहाँ सर्वाइव करते हो या फिर मर जाते हो। पर अगर तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो तुम एक पहले इंसान बनोगे जो कि सक्सेसफुली इस जंगल से बाहर जा पाया है। एमएल कहता है कि हाँ, और तुम वो पहली डिमोनिक
डिमोनिक बीस्ट बनोगी जो कि ऐसा कुछ होता हुआ देखेगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, इसकी वजह से तुमने मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड कर दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हें जगह से यहाँ से जाता हुआ देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं जब तक तुम बैरियर तक नहीं पहुंच जाते अपने पावर्स के साथ प्रोटेक्ट करूंगी। पर मान लो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसमें तुम सर्वाइव नहीं कर पाते, तो आखिर तुम्हारा लास्ट वर्ड क्या है, जो कि मैं एल्गा से मिलने के बाद उसे बता दूंगी। हैमलेट उसे कहता है, अगर ऐसा है तो एल्गा से कहना कि मैं सर्वाइव कर गया और मैं इस फॉरेस्ट के बाहर अच्छे से रह रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और एल्गा कहती है, इसका तो यही मतलब है कि चाहे यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी आता है, मुझे एल्गा से क्या कहना है। वो ये समझ गई थी, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, मैं एल्गा से बिल्कुल वही बोलूंगी जो कि तुमने मुझसे कहा है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ हैमल्ट को कवर कर देती है और हैमल्ट केवल अपने एक चांस के साथ पानी के अंदर कूद जाता है। उसके पानी के अंदर कूदने के बाद वो सीधे नीचे की तरफ जा रहा था। एल्गा की पावर के साथ वो कवर था, जिसकी वजह से उसे उस जगह तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई थी। पर वहाँ पर एक ड्राउन पोर्ट टाइप का था जहाँ से पानी तेजी से अंदर की तरफ जा रहा था। ऐसा लगता है कि हैमल्ट भी वहाँ पर डूबने लगा है। वो अचानक से उस जगह में खींचने लगा था और वो कहता है, अब मुझे केवल सीधे जाना होगा। वो हिम्मत नहीं हारता। वो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पर वो अपने मन में कहता है कि मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि आखिर इस जंगल के बाहर क्या है। जिसके बाद हमें डिवाइनिटी के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी पावर है जो कि हर चीज को प्योरीफाई करने की ताकत रखती है। ये हर इंसान की रक्षा करने के लिए है और ये इम्प्योरिटीज को रिजेक्ट करती है। ये एक ऐसी पावर है जो कि मेरे अंदर से निकल कर जा रही है। इसकी वजह से हैमल्ट की आंखें अजीब तरीके से काली होने लगी थी और तभी उसके अंदर से एक बीम जैसी निकल कर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश होने लगा था। वो कहता है, ये एक ऐसा दर्द है जो कि आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा समय तक मेंटेन कर नहीं रख सकता। अब मैं एक डिमोनिक बीस्ट से एक इंसान हूँ, पर अब एक इंसान से मैं कभी भी डिमोनिक बीस्ट नहीं बन सकता। आखिर मुझे कहाँ पर जाना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैरेज का सीन दिखाते हैं। कैरेज जंगल के बीच में से जा रही थी। वो कहते हैं कि तानिया, हम लोग फॉरेस्ट ऑफ रूट के काफी ज्यादा करीब है, तो आखिर बताओ कि आखिर हम लोगों को कहाँ पर रुकना है। तानिया उसे कहती है, अच्छा ऐसा है तो यहीं कहीं एक जगह देख लो जहाँ पर हम लोग थोड़े समय के लिए आराम कर सकते हैं। तानिया फिर से कहती है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है, अगर हम लोग रेस्ट करेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर ऐसे में कोई डिमोनिक बीस्ट आ गया जब हम लोग काफी ज्यादा थके हुए हो, तो ऐसे में मेरे जैसे एक फोर्थ रैंक मर्सनरी भी हमारे साथ क्यों ना हो, पर फिर भी वो बैटलफील्ड में वहाँ पर हार जाएगा। ये सुनकर फिन काफी ज्यादा घबरा गया था। इसलिए तानिया फिन से कहती है कि कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी से पानी लेकर आओ। पर फिन कहता है कि नहीं, काफी ज्यादा रात हो गई है। ये सुनकर तानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तेजी से उसके बम पर लात मारकर उसे हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है, सच में तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे, जल्दी जाओ और जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, उससे पहले कि सच में यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो जाए। फिर जल्दी से पानी लेने के लिए जाता है। कोई नदी के पास आकर उसे कहता है कि सच में यहाँ पर आकर मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, बस जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर मैं वापस चलता हूँ। पर वहीं उसका ध्यान एक चीज के ऊपर जाता है और उसकी बाल्टी के अंदर कुछ बाल आ गए थे। वो कहता है, ये क्या है, आखिर इतनी सारी सीवीड इस तरीके से मेरी बाल्टी के अंदर क्यों आ गई। पर तभी उसे अपने सामने हैमल्ट दिखता है। वो किसी डेड बॉडी की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। हैमल्ट को देखकर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो अपनी पैंट गीली करते हुए जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि उसने जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो अपने दोस्तों के पास वापस आ गया था। वो लोग उसे कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसा लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। फिन कहता है, उस नदी के अंदर वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहते हैं, सच में ये बहुत ज्यादा डरपोक है, ऐसा लगता है कि इसने किसी और के साथ इसे मिसलुक कर दिया होगा। और साथ ही वो लोग उसे पूछते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो। तानिया कहती है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसे कहाँ पर देखा था। फिन बहुत ज्यादा घबराते हुए इशारा करते हुए कहता है कि उस तरफ। ये देखकर तानिया फिर से उसके बम पर लात मारते हुए कहती है, इस तरीके से पॉइंट करना बंद करो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, और वैसे भी तुम्हें वहाँ से बकेट में पानी भरकर भी लेकर आना है। फिर फिन तानिया के साथ उस जगह पर जाता है और वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो वहीं पर था। तानिया कहती है, अगर तुमने गलती से भी किसी और चीज के साथ उसे मिसलूक कर लिया होगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। वो कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। वो कहता है कि सामने देखो, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तानिया भी वहाँ पर हैमल्ट की बॉडी को पड़ा हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि बिल्कुल, ये तो सच में एक डेड बॉडी है। फिन घबराते हुए कहता है कि मैं तुमसे कहा था ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है, जल्दी करो, हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए, मैं इसे और नहीं देखना चाहता। पर तभी तानिया इस चीज को नोटिस कर लेती है कि हैमल्ट की सांस अभी भी चल रही है। ये देखने के बाद वो फिन से कहती है कि जल्दी यहाँ पर आओ। फिन बहुत ज्यादा तरबतर हो गया था और वो उसे कहती है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। अब इसके कुछ समय बाद हैमल्ट को होश आने लगा था। तानिया कहती है, ये उठ रहा है। फिन भी उसे कहता है, तुम होश में आ गए हो। तानिया पूछती है, आखिर अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या मैं रूट ऑफ फॉरेस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसके शरीर पर हमें पट्टी दिखाते हैं। इसका मतलब तानिया और उसकी टीम ने इसे रेस्क्यू कर लिया था और उसकी मरहम पट्टी भी कर दी थी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अब पूरी तरह से सेफ हो। और साथ ही वो फिन के बारे में बताते हुए भी कहती है कि इस लड़के ने तुम्हें देखा था, वो पानी भरने के लिए जब गया था तब, और ये इस तरीके से चिल्लाया तो हमें ऐसा लगा कि शायद तुम कोई डेड बॉडी हो, तुम मर गए हो। पर ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। जिसके बाद तानिया हैमल्ट से उसका नाम पूछती है। हैमल्ट अपना नाम बताता है, जिसके साथ वो कहता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तानिया कहती है कि सच में ये तो थोड़ी सी कंसर्ट की बात है, तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कोई चोट लगी है, पर शायद तुम्हारे अंदरूनी चोट हो या फिर कुछ ऐसा ही। जिसके बाद वो अपने इंटरव्यू देते हुए उसे कहती है कि मेरा नाम तानिया है और मैं एक रैंक 3 की सिल्वर मेडल मर्सनरी हूँ, एक मर्सनरी क्रॉप में।
हैमल्ट उसे हाथ मिलाते हुए यही सोच रहा था कि ये सब भी एक ह्यूमन है, बिल्कुल मेरी ही तरह। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। हैमल्ट कहता है कि मुझे नहीं पता। तानिया बताती है हम लोग रीक्रे फॉरेस्ट के अंदर हैं और तुम्हें ये भी याद नहीं है कि आखिर तुम बेहोश कहाँ पर हुए थे। ये सच में काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और याद है? हैमल्ट थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है मेरा नाम, और मैं इतना जानता हूँ कि मैं तलवार भी उठा सकता हूँ, आई मीन चला सकता हूँ। तानिया कहती है यानी तुम तलवार चलाना जानते हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि तुम फिजिकली पूरी तरह से ठीक हो। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, शायद वो तुम्हारे सिर को देखकर बता दे कि तुम्हें क्या हुआ है। हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे जब तक तुम खुद से यहाँ से जाने के लिए तैयार ना हो जाओ। इसलिए क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो? आज से और अभी से मैं तुम्हारी सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये सुनने के बाद हेमल्ट काफी सरप्राइज उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो एक शांत जगह पर जाकर अकेले जाकर बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, पर ऐसा लगता है कि मुझे फुल रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और तब तक जब मैंने शुरू किया था उससे ज्यादा वर्स्ट स्टेट के अंदर हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सीड ऑफ डार्कनेस पूरी तरह से गायब हो गया होगा, पर वो अभी भी वहीं पर है। पर अगर ये से थोड़ा सा और बड़ा होता तो अब तक तो शायद मैं मारा जा चुका होता। जिसके बाद वो आगे कहता है पर अब मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हूँ, इसलिए मैं किसी को भी ये पता लगने नहीं दे सकता कि मेरे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। इसलिए अब से मुझे यही नाटक करना होगा कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, और साथ ही मुझे इसके ओनर को भी ढूंढना होगा। मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, मैं हर एक चीज को आराम से करूंगा। अभी तो मैंने केवल अपना फर्स्ट स्टेप ही लिया है। जिसके बाद हम उस क्रू के सभी लोगों का रिएक्शन दिखाते हैं। सभी लोग हेमल्ट को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये वही लड़का है जो कि हमें कल मिला था। ये केवल फिन के साथ हाथ मुंह धोने गया था, पर अब देखो ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली कोई और इंसान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान केवल अपने हाथ मुंह धोने के बाद इतना ज्यादा चेंज हो जाए। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि ये एक नोबल है, और सच में हमारे हेमल्ट की लुक काफी ज्यादा प्रिटी है। वो देखने में ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर फिर ये देखकर जला भुंजा उसे कहता है ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है, मैंने इसे पानी के अंदर ढूंढा था और ऐसा लगा था कि ये एक लाश है, पर अब देखो सब लोग इसे एक नोबल की तरह ट्रीट करने लगे हैं। इसकी तो फैमिली के बारे में अभी किसी को पता भी नहीं है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए वो हैमल्ट से पूछता है क्या वो किसी नोबल फैमिली से या फिर किसी बड़ी घराने की फैमिली से है। हैमल्ट उसे कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिन कहता है इस सब की किसको परवाह है, आज और अभी से तुम इस मर्सनरी क्रॉप के एक जस्ट न्यूबी हो। जिसके बाद तानिया उसे अपने साथ ले जाने लगती है। हैमल्ट उससे पूछता है कि तुम कल रात अच्छी सोई थी? वो कहती है कि हाँ। और आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम पहले से काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहे हो? फिन ये देखकर उसे कहता है कि गॉश, कोई भी नया लड़का और हैंडसम लड़का आता है तो देखो तो तानिया किस तरीके से उसके साथ चिपक कर घूमने लगती है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले तानिया उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाने के लिए तैयारी करने में दूसरे लोगों की मदद करो। जिसके बाद वो लोग अपनी तैयारियां कर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो हैमल्ट से कहती है हम लोग करीब के गांव में केवल 4 दिन के बाद पहुंच पाएंगे, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो और वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। ये सुनकर हैमल्ट उसका शुक्रिया करता है और वो ये देखकर खुश होते हुए उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। जिसके बाद तानिया सभी से पूछती है क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? ऐसा है तो चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए फिन हैमल्ट से बात करते हुए कहता है तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर पहले ही उठे हो और अब तुम इस तरीके से चल रहे हो। कैरेज काफी ज्यादा फास्ट है, क्या तुम्हें इसके साथ मिलकर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? हैमल्ट कहता है ऐसा करने के साथ मैं अपनी बॉडी को लूज कर दूंगा, यानी इसकी वजह से मेरी बॉडी ढीली हो जाएगी, तो ये मेरे लिए ठीक है। पर ये सुनकर फिर उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और यहाँ पर वो घोड़ा आई मीन घोड़ी वो भी हैमल्ट से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। ये देखकर फिर उससे कहता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद है? हैमल्ट कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो इसे देखते हुए कहता है अगर मैं इसे देखूं तो जिस तरीके से वो घोड़े को खिला रहा है ये देख कर जरा सा भी नहीं लगता कि ये किसी तरीके से नोबल है, पर इसके लुक्स जरा से भी ऑर्डिनरी नहीं लगते। हैमल्ट कहता है तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की ऑर्गेनिज्म हो। ये सुनने के बाद फिन कहता है जिस तरीके से ये बात करता है ये काफी ज्यादा अजीब है और ऐसा हो सकता है कि ये डेफिनेटली मेरे एज के आसपास होगा, पर ये देख कर ऐसा लगता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। पर हैमल्ट थोड़ी देर चलने के बाद काफी थक गया था। वो फिन से कहता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। ये देख फिर उससे बोलता है ऐसा है तो कैरेज के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से धीरे धीरे चलोगे तो हम लोग काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। हैमिल्टन उसे समझाता है कि हम लोग पीछे नहीं रहने वाले, तो फिर उसे कहता है ठीक है तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। पर वो खुसर फुसर करते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग इसकी वजह से थोड़ी सी चिंता करते हैं, सच में ये किसी तरीके के यंग मास्टर की तरह है। पर हैमिल्ट आगे आगे चलते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मैं इतना ज्यादा क्यों थक रहा हूँ? फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी मुझे रिकवर होने के लिए एक दिन से ज्यादा नहीं लगा था। पर शायद मैं श्योर हूँ कि अगर मैं इसी तरीके से चलता रहूंगा तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। वो लोग हैमल्ट को एक डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। डॉक्टर भी उसकी कंडीशन देखकर काफी कंफ्यूज था और वो ये देखकर कहता है देख ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकुलर तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत है, तो ऐसी जैसी कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। तानिया कहती है क्या क्या आप पूरी तरह से श्योर है? क्या आपने इसे ठीक से देखा है? डॉक्टर ये सुनकर गुस्सा हो गया था और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या आखिर तुम मेरे मेडिकल के ऊपर इस तरीके से क्लेम कर रही हो? जल्दी से इसे लो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तानिया ये सुनने के बाद और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। वो कहती है कि मैं तुमसे कहा ना कि ये पूरी तरह से बेहोश था और कुछ ही समय पहले ही ये होश में आया है, तो कम से कम इसका सही
सही से इलाज तो करो या कुछ और, जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और क्या तुम बस चिल्लाने के लिए हो और कुछ नहीं कर सकते? ये सुनकर डॉक्टर कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, पर अगर इसके अलावा कोई और दिक्कत होती है तो तुम इसे मेरे पास लेकर आ सकते हो। फिन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यानी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका अमनीशिया जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसकी मेमोरीज को ठीक से आने में थोड़ा सा समय लगेगा, आज या कल वो वापस आ जाएंगी, तो इसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डॉक्टर उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि ये मेडिसिन लो और या तो दफा हो जाओ। और साथ ही वो कहता है, इन कमीने बच्चों को सही से अपने कान साफ करने तो आते नहीं है और ये मुझे चिल्लाने वाला बोलते हैं। सच में ये सब पूरी तरह से बेवकूफ है। तानिया को ये सुनकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो आग बबूला होते हुए डॉक्टर की पूरी पूरी धूल झड़ा देती है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं। तानिया हैमर से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर ने मुझसे कहा था कि तुम्हें चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हेमल्ट कहता है कि हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेने की वजह से थोड़े ही समय बाद मैं रेस्ट कर कर अपनी बीमारी से ठीक हो सकता हूँ। इसकी वजह से मुझे ठीक लगने लगेगा। तानिया कहती है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी हाईली ट्रेंड है, और तुमने भी कहा था कि तुम तलवार चलाना जानते हो। इसका तो यही मतलब है कि तुम अपने मास्टर के साथ ट्रेन करते होगे। मेरा तो यही ख्याल है। हेमल्ट कहता है कि ये काफी ज्यादा होशियार है। वो कहता है कि हाँ, ये तलवार मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है। जब भी मैं इसे उठाता हूँ तो तानिया उससे कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ एक डुअल करें। हेमल कहता है, क्या एक डुअल? तानिया कहती है, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस इसे इस तरीके से सोचो कि इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, और किसे पता कि इसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाए। और वैसे भी हमारे पास कल तक के लिए कुछ और काम करने के लिए है ही नहीं, तो क्यों ना ये बिल्कुल सही रहेगा। हेमल्ट भी इसके बारे में सोचकर उसे कहता है, तानिया एक 3 रैंक की सिल्वर मेडल मर्सनरी है। एक इंसान जो कि इस चीज में जितना ज्यादा ऊपर होता है, अपेरेंटली उसकी रिस्पेक्ट भी इस ह्यूमन वर्ल्ड में उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए वो तानिया से कहता है कि ठीक है, और साथ ही वही चीज को भी याद करता है कि इसकी वजह से उसे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वो यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। सभी लोग वहाँ पर कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी तानिया वहाँ पर आकर सभी लोगों को ग्रीट करती है। ये देखकर सभी लोग भी उसे कहते हैं कि तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वो उसे पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर वार्म अप करने के लिए आई हो? और वो वहाँ पर उसके पीछे यानी हेमल्ट के बारे में पूछते हैं, और वो उसे कहते हैं कि हेमल्ट, क्या तुम यहाँ पर तानिया के साथ डुअल करने के लिए आए हो? ये देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर वहीं उन लोगों को तानिया से ज्यादा हेमल्ट की चिंता थी, इसलिए वो तानिया से कहते हैं कि प्लीज इसे आराम से बकना, वरना तुम इसके प्यारे से चेहरे को खराब कर दोगी। हाँ, क्योंकि सभी लोग इसके चेहरे के बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं। तो उनका साथी कहता है कि कमीनो, आखिर तुम्हारी तानिया को टीज करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पर फिर भी मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। ये सुनने के बाद तानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी के सिर बजा देती है और किसी के गाल। सच में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सभी को पीटने के बाद वो हैमर को एक लकड़ी की तलवार देते हुए कहती है, ये लकड़ी की तलवार, हम लोग इसी से डुअल करने वाले हैं, और यहाँ पर केवल एक ही रूल रहेगा कि जब तक एक हार का जमीन पर ना गिर जाए तब तक ये डुअल चलता रहेगा। जिसके बाद वो हैमर से कहती है कि आ जाओ, तुम्हारे पास जो सब भी है, चलो दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, और वैसे भी मैं यहाँ की वाइस कैप्टन हूँ। ये सुनने के बाद हैमल्ट अपने आप में कहता है, मैं अभी अपने बेस्ट स्टेट के अंदर नहीं हूँ, और ना ही मैं अभी अपने विश को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर इस तरीके से इसके सामने आकर इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करना, वैसे मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। वो अपना स्टैंड लेकर खड़ा हो गया था। सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इसके स्टैंड को देखो। ये देख ऐसा लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। हेमल्ट सबसे पहले आगे बढ़ते हुए तान्या के ऊपर अटैक करता है, पर तान्या पीछे हटकर उसे ब्लॉक कर लेती है। हेमल्ट आगे आते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए ऊपर से आता है, और वो कहता है कि इसका लेफ्ट एरिया पूरी तरह से फाइट है, यानी वहां से अटैक किया जा सकता है। पर तान्या उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। हेमल्ट ये देखकर कहता है कि इसने बड़ी आसानी से मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया, यानी इसकी स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है। तान्या कहती है, चलो आ जाओ। पर अब हेमल्ट समझ गया था कि वो अभी इसे हेड टू हेड फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तान्या हेमल्ट को देखकर सीधे उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है, पर हेमल्ट साइड में जंप करके उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता है, मुझे इसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करना होगा। वहीं तान्या लंबी सी सांस लेकर एक रोल लगाती है, जिसके बाद वो पीछे की तरफ से घूमकर उसकी पसलियों में एक जोरदार किक दे मारती है। हैमल्ट की हालत इसकी वजह से खराब हो गई थी। वो कहता है कि नहीं, मेरी बॉडी मेरे मूवमेंट के साथ फॉलो नहीं कर रही जैसा मैं उसे उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं पानी के अंदर हूँ, आखिर मैं अब यहाँ पर क्या करूँ? और वो अपने सामने तानिया को देखता है कि वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तानिया कहती है, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। जिसके बाद वो रेगुलर काउंटलेस उसके ऊपर स्ट्राइक लगाना चालू कर देती है, पर हैमल्ट भी उसके हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, और वो अपनी तलवार के साथ उन सभी को ब्लॉक कर पा रहा था। और आखिर में वो अपने फाइनल अटैक के साथ हैमल्ट के ऊपर अटैक करती है, और उसके पेट पर एक जोरदार पंच के साथ वो उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देती है, जिसकी वजह से हैमल्ट काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सभी लोग हैमल्ट की हालत देखकर काफी शॉक थे, और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे के ऊपर जाती की गई हो। सच में सभी लोग हैमल्ट के लिए काफी ज्यादा फीलिंग रखते हैं। तानिया ने उसे हरा दिया था, और हैमल्ट भी अपनी हार मानते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। तानिया कहती है, तुम्हारी आंखें देख कर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। हैमल्ट भी कहता है कि बिल्कुल, और सच में उसकी सांस पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। वो कहता है कि फाइट पूरी तरह से एक तरफा थी। इसने यहाँ पर एक तरफा मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और इसी वजह से उसी काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि उसकी स्टाइल इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंट भी नहीं है, और उसका कंपोजर भी नेरिन की तरह खुला हुआ नहीं था, और साथ ही उसकी सोर्समैनशिप भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। पर फिर भी वो वहाँ पर उसे हार गया।
पर फिर भी तानिया हैमल्ट को चेयर करते हुए कहती है, पर सच में तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। पर हैमल्ट अपने मन में कहता है कि तानिया मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो कहता है कि जैसा डेरियन ने मुझसे कहा था कि ये इंसानी दुनिया ये इतनी भी ज्यादा हल्की नहीं है, तुम इसे इतनी ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते। और अभी तक तो मैंने रैंक 1 और 2 के या फिर 3 रैंक के किसी को इंसान को हराया भी नहीं है। पर वहीं दूसरे लोग भी हैमल्ट को चेयर करते हुए कहते हैं कि तानिया हमारी मर्सनरी क्रॉप की एक काफी ज्यादा कमाल की फाइटर है, इसलिए ये एक ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहाँ पर हार गए। पर इसकी वजह से अपने आप को जरूर से ज्यादा उदास करने की जरूरत नहीं है। और बाकी लोग भी उसको शेयर करते हुए कहते हैं कि हैमल्ट ये सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और हैमल्ट उससे जो कि उसके सामने है उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम फैनी है और मैं स्पेस मर्सनरी क्रॉप का कैप्टन हूँ और मैं एक रैंक 2 गोल्ड मेडल मर्सनरी हूँ। जिसके आगे फैनी कहता है कि हैमल्ट तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा किया और तुमने इस एंट्री एग्जाम को पास कर लिया है। हैमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एंट्री एग्जाम? वो बताता है कि हम लोगों ने तुम्हें बचाया था, तो हम लोग तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे मेमोरी के खो जाने के बाद ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी हमारे साथ ही ले ले। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए टेस्ट तैयार किया था। जिसके बाद वो आगे कहता है, और बिल्कुल हमारा मर्सनरी क्रॉप कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको कोई भी आकर ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है, और यही वजह है कि इस टाउन में आने तक सभी लोग तुम्हारे ऊपर दूर से नजर बनाए हुए थे। ये सुनकर अब हैमल्ट समझ गया था और वो अपने मन में कहता है, तो यही वजह है कि अभी तक मेरे पास तानिया और फिन के अलावा किसी ने भी मुझे अप्रोच नहीं किया था। और शायद वो लोग भी मुझे छोड़ देते अगर उन लोगों को ऐसा लगता कि मैं कोई मुसीबत खड़ा करने वाला इंसान हूँ। अगर मैं उनके लायक नहीं होता तो लोगों ने मुझे कब का छोड़ दिया होता। जिसके बाद फैनी उसे आगे कहता है, पर तुमने हमें किसी भी तरीके की मुसीबत खड़ी करके नहीं दी और तुम उन कमीनों की तरह भी नहीं हो जो कि हमेशा मेरी बहन तानिया के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए सभी लोगों ने यही डिसाइड किया है कि तुम्हें हमारे ग्रुप के अंदर आने दिया जाएगा और आज से तुम एक रैंक 4 के मर्सनरी हो और ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। इसके अंदर तुम्हारा टेम्पररी आईडी है जो कि हम लोगों ने बनवाया है। इसलिए तुम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर रहना कि तुम्हें मर्सनरी के अंदर जाकर अपने आप को ऑफिशियली रजिस्टर भी करना होगा। जिसके बाद वो सभी लोगों को आवाज़ देते हुए कहता है कि सभी लोग ये बात सुनो, अब से हैमल्ट हमारे एक ऑफिशियल कॉमरेड बन चुका है, इसलिए सब उसे ग्रीट करो। और सभी लोग उसे अपने बारे में बताना चालू करते हुए अपने रैंक के बारे में बताते हैं कि ये कोई 3 रैंक का है और वहाँ पर सभी लोग 3 रैंक के सिल्वर मेडल की मर्सनरीज थे, पर केवल फिनी था जो कि वहाँ पर 4th रैंक का ब्राउन्स रैंक का मर्सनरी है। पर हैमल्ट ये देखकर कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहता है, क्या कॉमरेड, डेरियन ने कहा था कि इंसानों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सब ठीक है? पर वहीं वो फैनी से जाते हुए उसे पूछता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आखिर मुझे मर्सनरी क्रॉप के अंदर कब तक रहना होगा? अगर मेरी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और मैं कहीं पर जाना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फैनी इसके बारे में सोचकर उससे कहता है कि तुम जब भी चाहो मर्सनरी क्रॉप को छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, पर तुम्हें तब हमारे साथ रहना होगा जब हम लोग किसी रिक्वेस्ट पर जाते हैं। ये सुनकर हैमल्ट उससे कहता है कि ठीक है। ये देखकर हैमल्ट खुश होते हुए कहता है, आखिर में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी रही, इसकी बजाय कि मैं यहाँ पर बिना फालतू में घूमता रहता। अब इसकी मदद से मैं मेरे जन्म के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता लगा सकता हूँ कि आखिर मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था, और इसके अलावा मैं इसके बारे में भी पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर इस कॉमरेड का मतलब क्या होता है। जिसके बाद हम एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं। वो लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैंने एक 4 रैंक के मर्सनरी के लिए जरा सी रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि वो इस चीज में पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद भी मैं पहले ही एक लड़के के लिए हाँ कर चुका हूँ। पर इस तरीके से एक्ट करना ये तो कुछ जरूर से ही ज्यादा है। फैनी कहता है, सर माइल्स, ये लड़का डेफिनेटली काफी ज्यादा काम में आने वाला है। हम लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज आप काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम इसे यहाँ पर बिना मतलब के ही लेकर नहीं आए हैं। माइल्स कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जो कि तुमने अभी अभी कहा है, और इस बार ये तुम्हारा मर्सनरी क्रॉप है इसलिए मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। फैनी उसका शुक्रिया करता है और साथ ही वो आगे कहता है कि इसको भूल जाओ। इसके बदले में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी टीम में एक और मेंबर को जोड़ना चाहिए, पर तुमने केवल एक 4th रैंक के आदमी को जोड़ा है। इसकी वजह से प्राइस थोड़ा कम होगा, और तुम ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हो कि इस मैटर क्यों मर्सनरी क्रॉप भी इसको ज्वाइन करने वाला है। फैनी कहता है कि मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। माइल कहता है, ठीक है, हम लोग कल सुबह 7 बजे निकलेंगे, तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। इसके बाद माइल्स वहाँ से निकल जाता है। तानिया फैनी से कहती है, इस बार पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। और वहीं वो हैमल्ट से भी कहती है कि अब तुम्हारी बॉडी पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। हैमल्ट उसे कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फैनी कहता है ठीक है, और वो अपने सभी साथियों को बताता है कि कल सुबह हम लोग को एक रिक्वेस्ट पर जाना है। यहाँ पर एक लार्ज स्केल एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट है। भले ही इसकी वजह से हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, पर 4th रैंक के मर्सनरीज उन्हें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो जाए। इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तानी आगे कहती है, पर रैंक 3 के सभी लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ कि आखिर हम वहाँ पर क्या लेकर जा रहे हैं। पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि हमें उन लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा जो कि हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ के लिए श्योर हो जाना कि आज रात तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सो। और वहीं कुछ लोग हैमल्ट को ट्रैक्यू क्रॉप के लोगों के बारे में बताता है कि अगर वो लोग हैमल्ट के साथ फाइट लेने की कोशिश करते हैं तो उसे उन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि इन लोगों का उन लोगों के साथ कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं है। और उसका दूसरा साथी उसे बताता है कि भले वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हम लोगों की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद फैरी उन लोगों से कहता है कि ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म करो, हम लोग एक दूसरे के साथ सुबह मिलेंगे।
अब रात में हैमिल्ट अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसने तानिया से लड़ाई करी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया था। वो अपने विष को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। मैं इस चीज़ की वजह से काफ़ी क्यूरियस हूँ। मुझे पता है कि डेफिनेटली वहाँ पर कई सारी ओपनिंग्स थी जिसमें मैं उसे आसानी से हरा सकता था, पर मैं तानिया से ज़्यादा फास्ट उसे स्टैप नहीं कर पाया, क्योंकि करेंटली मैं डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। पर मैं अभी विष को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इस समय ये मेरी दिक्कत नहीं है, इसलिए चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, जिससे मैं फिर से पहले की तरह शार्प हो सकूं। वो अपनी तलवार को निकाल कर प्रैक्टिस करना चालू करते हुए कहता है, बिल्कुल वैसे अब मुझे फिर से ट्रेनिंग को उस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए जैसा कि मैंने फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर स्टार्ट करी थी। जिसके बाद अगली सुबह अपने मिशन पर जाते हुए फैनी कहता है कि रिक्वेस्ट अब चालू हो चुकी है और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, इसलिए सभी लोग अपने कदम जमा कर रखना। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करी है, इसलिए हमें इस चीज़ को आखिर तक सेफ एंड साउंड रखना होगा। वो सभी इसके लिए तैयार थे। तानिया कहती है कि बिल्कुल, हम ये वर्क बिना ज़्यादा पैसे के बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। पर फिन की हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा सूप पी लिया था। वो कहता है, क्या मेरे जैसे कमज़ोर भी यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि आज सच में ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये देखकर हैमल्ट कहता है, ये मुझे पहले से कम आंकने लगा है, क्योंकि मैं एक बार हार गया। इसलिए वो उसे कहता है कि मैं इस चीज़ को सहन कर सकता हूँ। फिन कहता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो, मैं बस थोड़ी सी चिंता कर रहा था। आखिर तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए? एनीवे, चलो अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट है। हैमल्ट कहता है कि ठीक है। वो उसके सीरियस लुक को देखकर फिर थोड़ा सा घबरा गया था। फिर वो लोग कार्गो के पास आ गए थे। यही एक रिक्वेस्ट है जो कि उन्हें फुलफिल करनी थी। सर मिल्ट, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मिल्ट उसे कहता है कि आप लोगों का स्वागत है, और वो फैनी को सारी चीज़ें बताता है। क्या ये वही आइटम्स है जो कि उसको गाइड करते हुए अगली जगह तक लेकर जाना है, और वो उसके मर्सनरी ग्रुप पर पूरी तरह से रिलाई करता है। फिन पीछे की तरफ देखते हुए हैमल्ट को बताता है कि ये वही लोग हैं जो कि ट्रेक्यू मर्सनरी क्रू के हैं, और उनका बॉस उसका हाथ घायल है। वो उनको देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, ओ चूजो, आखिर तुम मुझे किस तरीके से देख रहे हो? तुम तो इतने ज्यादा छोटे हो, मुझे तो लगता है कि तुम अपनी तलवार भी स्विंग नहीं कर सकते। फिन को ये सुनकर उसके ऊपर गुस्सा आ गया था, पर हैमल्ट उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो ये देखकर हैमल्ट से कहता है, क्या तुम कोई कुतिया हो? ये काफी ज्यादा फनी है। इस चीज का ध्यान रखना कि तुम हमेशा अपने आप को पीछे छुपाकर अच्छे से रखो। ये देखकर हैमल्ट को गुस्सा आता है, और वो अपने मन में कहता है कि जैसा उन लोगों ने मेंशन किया था कि उनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा बैड है, और ये ऐसा लगता है कि इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ से कंपेयर करना, ये बिल्कुल इंसानों के लिए और डेमोनिक बीस्ट के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। और क्या अब इस इंसान ने ये बोला कि इस ग्रुप का टीम लीडर है, तो ये देखने में कोई ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, पर फिर भी मुझे इनके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी जब तक ये रिक्वेस्ट खत्म नहीं हो जाती। पर भाई हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। ट्रेक्यू क्रॉप्स का लीडर फिर को परेशान करते हुए पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा देता है, और ये देखकर वो कहता है कि ओह, मुझे माफ करना, मैं सच में एक बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं रेगुलर हर दिन एक ही एक गलती करता रहता हूँ। फिर ये देखकर उसको गाली देते हुए कहता है कि कमीनो, आखिर तुम ये चीज कब तक इसी तरीके से करना चाहते हो? ये देखकर ट्रैकी क्रॉप का बॉस गुस्से में उससे कहता है, मैंने कहा ना कि ये एक एक्सीडेंट था, और अगर तुम इसी चीज से इतना ही ज्यादा गुस्सा हो रहे हो तो क्यों ना तुम आकर मुझे मारो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। ये कहते हुए वो सभी ईवल से इस्तेमाल देते हैं, जिससे फिन बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अगर वो उनके ऊपर गलती से भी हाथ उठाने की कोशिश करता तो सभी लोग मिलकर उसके हाथ तोड़ देते। तभी हेमल्ट वहां पर आ गया था, और वो फिन को वहां से ले जाने लगता है। वो नीले वाला आदमी तो ट्रैक्यू ग्रुप का लीडर उससे कहता है, तुम्हारा नाम हेमल्ट है, तुम सच में देखने में एक लड़की की तरह लगते हो। अगली बार मैं तुम्हें फूल खरीद कर दूंगा जब कभी भी तुम मुझे सड़कों पर घूमते हुए दिखोगे। ये सुनकर हेमल्ट को गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो फिन से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो फिन को लेकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसका एक साथी उससे कहता है, उन्हें तुम्हें इस तरीके से इग्नोर करके यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत से इस रिक्वेस्ट को तुमने ही लिया है। पर उसका दूसरा साथी कहता है कि पर वो थोड़ा सा यूनिक है, मैं नर्वस हूँ कि हम लोगों को उनको इसी तरीके से प्रवोक करते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी हम लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं। ये देखकर उनका बॉस गुस्सा करते हुए कहता है, अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ, वो लोग केवल रैंक 4 के हैं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एक रैंक 3 हूँ। पर भले ही अभी के लिए मेरे घायल हाथ की वजह से मेरी रैंक ड्रॉप हो गई है, पर मैं अपने केवल एक हाथ के साथ उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने साथी का गला पकड़ लेता है, तो वो घबराते हुए कहता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि इसकी वजह से तुम्हारे हाथ को कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर तुम शराब पीकर कुछ ऐसा काम कर दोगे। तो उनका बॉस कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और साथ ही उसे अपने भाई के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये सारी की सारी गलती मेरे भाई की है। अगर सच बताऊं तो ये एक पनिशमेंट की तरह है कि उसने रैंक 3 से मुझे रैंक 4 पर कर दिया, और वो ऐसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक रैंक 2 का मर्सनरी है। और वहीं उसे हेमल्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है वो मुझे पहले दिन से ही खटक रहा है, जब से उसको मैंने देखा है, पर आज उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या वो चाहता है कि मैं उसे जान से मार डालूं? उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों, मेरी बात सुनो, ठीक है, अब तुम लोगों को बाद में मेरी एक चीज में मदद करनी होगी, और मैं तुम लोगों को एक काफी ज्यादा मजेदार चीज दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो एक डेविल से स्माइल देता है। सच में वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा इवलिश लग रहा है। पर वहीं
दूसरी तरफ फिन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में अकेला बैठा हुआ भिन बना रहा था। वो कहता है कि इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं कहीं गुस्से में पागल ना हो जाऊं। आज यहाँ पर आए हुए हम लोगों को 3 दिन हो चुके हैं, पर एक भी दिन को बिना छोड़े हमेशा वो लोग मेरे साथ पंगा लेते रहते हैं। और क्या इस तरह की क्रैप के बाद मेरी कोई और जिंदगी नहीं है? और आखिर उन कमीनों के साथ एक रैंक 3 का बास्टर्ड था जो कि 4 का है। ये तो एक चीटिंग है। मुझे लगता है कि जरूर उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज की वजह से अब नर्वस होना चालू हो गए हैं और वो लोग मुझे किसी छोटे मोटे बच्चे की तरह सिचुएशन के अंदर फंसा देते हैं। और लोगों को ख्याल लगता है कि एक मर्सनरी होना कोई मजाक है। जिसके बाद वो बकेट उठाकर कहता है कि मुझे पानी लेने के लिए जाना चाहिए। अगर वो लोग फिर से मुझे प्रवोक करेंगे तो मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं उन सभी को मार डालूंगा। सच में फिन को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने मुझसे कोई मजाक कर दिया हो। और उसको इस तरीके से गुस्से में भरभराते हुए जाता हुआ देखकर हैमिल्टन को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हो सकता है। जिसके बाद फिन एक नदी के किनारे पर आकर फिर से चिल्लाना चालू करते हुए कहता है, क्या पानी लाने में भी इतने ज्यादा एफर्ट को लगाना जरूरी है? अब ये चीजें बहुत हुई। कल से अब मैं अपने ज्यादातर समय सोने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वैसे भी कुछ ही समय बाद हम लोग डेमोनिक बीस्ट के एरियाज के आसपास आ जाएंगे जहाँ पर सोना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और वहाँ पर कोई डेमोनिक बीस्ट भी आ सकता है और न जाने मैं कब एक 3 रैंकर की तरह फाइट करने के लायक बनूंगा। और पीछे से कोई कहता है, सच में तुमने एक काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन ढूंढी है।